नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है लकीर मत पीटो। मेरी जांच करने आए डॉक्टर नमन ने कोमल स्वर में कहा, मनु, बेहोश हो जाने से पहले तुमने जो भी महसूस किया था उसे अपने शब्दों में मुझे बताओ। डॉक्टर नमन के अलावा मेरे पलंग के इर्द गिर्द मेरे सास ससुर, ननद मेघा और मेरे पति धीरज खड़े थे। इन सभी के चेहरों पर जबरदस्त टेंशन के भाव पड़कर मेरे लिए गंभीरता का मुखौटा ओढ़े रखना आसान हो गया। यह एक अच्छा विचार है सर। मम्मी जी मुझे रसोई में कुछ समझा रही थी। बस अचानक मेरा मन घबराने लगा। मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, पर तबीयत खराब होती चली गई। फिर मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। इसके बाद मुझे अपने हाथ में पकड़ी ट्रे के गिरने तक की बात याद है। मरियल सी आवाज में मैंने डॉक्टर को जानकारी दी। तुमने सुबह से कुछ खाया था? जी, नाश्ता किया था। पहले कभी इस तरह से चक्कर आया है? जी नहीं। उन्होंने कई सवाल पूछे, पर मेरे चक्कर खाकर गिरने का कोई उचित कारण नहीं समझ सके। मेरे ससुर से बस उन्हें यह बात जरूर पता चली कि मेरी सास उस वक्त मुझे कुछ समझाने के बजाय बहुत जोर से डांट रही थी। इसे गर्म दूध पिलाइए, कुछ देर आराम करने से इसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। ब्लड प्रेशर कुछ बढ़ा हुआ है। अब ऐसी कोई बात ना करें जिससे इनका मन दुखी हो या परेशान हो। ऐसी हिदायतें देकर डॉक्टर साहब चले गए। उन्हें बाहर तक छोड़कर आने के बाद मेरे ससुर जी कमरे में लौटे और मेरी सास से नाराजगी भरे अंदाज में बोले, बहू के साथ डांट टपट जरा कम किया करो। उसके पीछे पड़ना नहीं छोड़ोगी तो यह बिस्तर से लग जाएगी। कुछ ऊंच नीच हो गई तो देख लेना, सब कहीं के नहीं रहेंगे। फालतू बात करने की जरूरत नहीं है जी। घर में गलत काम होते देखकर मैं तो चुप नहीं रह सकती हूँ। और इसे ऐसा कुछ कहा भी नहीं था जो यह गश खाकर गिर पड़े। इसे किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। मेरी सास ससुर पर गुर्रा पड़ी। ससुर जी के कमरे से जाने के बाद धीरज मेरा सिर दबाने लगे। साथ ही साथ मुझे टेंशन ना लेने के लिए समझाते भी जा रहे थे। मन ही मन उनके हाथों के स्पर्श का आनंद लेती हुई मैं कुछ देर पहले घटी घटना के बारे में सोचने लगी। मुझे इस घर में बहू बनकर आए हुए अभी दूसरा महीना भी पूरा नहीं हुआ है। शादी से पहले ही मुझे बहुत से लोगों ने बता दिया था कि मेरी सास स्वभाव की बहुत तेज है। तभी मेरी जेठानी उनसे तंग आकर अपनी शादी के 6 महीने बाद ही घर से अलग होकर किराए के मकान में रहने चली गई थी। मैंने सोच लिया था कि सास ससुर को छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम दोनों के प्रेम विवाह में बहुत सी अड़चनें आई थी। पंडितों ने मेरी कुंडली में 1000 दोष निकाल दिए थे, पर माता पिता फालतू में पैसे देकर दोष निवारण करते रहे थे। मेरी सास ने तो एक ही वाक्य बोला था, धीरज को पसंद है तो और क्या देखना, बाकी मैं संभाल लूंगी। तब तो मुझे बाकी मैं संभाल लूंगी का मतलब समझ नहीं आया था, पर अब समझ आने लगा था। मेरी सास ने पहले दिन से ही मुझ पर अपना रौब जमाने का अभियान छेड़ दिया था। मेरे पहनने, ओढ़ने, उठने बैठने और हंसने बोलने के ढंग से उन्हें कोई ना कोई कमी जरूर नजर आ जाती थी। उनकी अब तक की टोका टाकी को मैं किसी तरह बर्दाश्त करती रही, पर आज तो अति हो गई। इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं। हमारे पल्ले कैसी फूहड़ बहू पड़ी है। इसकी सुंदर शक्ल सूरत को अब क्या हम चाटें? यह धीरज भी ना जाने कैसे इसे पसंद कर बैठा। मेरी सास मुझे और मेरे मायके वालों को लगातार बेइज्जत किए जा रही थी और धीरज को भी कोसती जा रही थी। मेरी गलती बहुत बड़ी नहीं थी। आलू गोभी की सब्जी आंच पर रखकर मैं नहाने चली गई थी और नहाकर आने के बाद मैं मोबाइल पर लग गई। तब तक सब्जी जल गई। सासू ने वॉक से लौटते ही मौके का फायदा उठाया और मुझे व मेरे माता पिता को जमकर कहना शुरू कर दिया। मैं डाइनिंग टेबल से कप प्लेट में रखकर ला रही थी। जब मेरे सब्र का बांध टूटा तो मारे गुस्से से मेरे हाथ पैर कांपने लगे। क्रोध से उबलता खून
हाथ में पकड़ी ट्रे को दीवार पर दे मारने के लिए मेरे मन को उकसा रहा था। अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए मुझे पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। मेरे अंदर चल रहे तूफान से अनजान सासू जी लगातार बोले जा रही थी। मैंने अपनी नज़रों को फर्श पर गड़ा लिया। अगर मैं उनकी तरफ देखने लगती तो फिर कुछ भी अनहोनी घटना घट सकती थी। यह मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं दे सकती थी। उनके कड़वे तीखे शब्द सुनते हुए अचानक मेरा सिर बुरी तरह से भन्नाया और मैंने ट्रे जानबूझकर हाथों से छोड़ दी। कप प्लेट टूटने की आवाज़ ने मेरे मन में उठ रहे हिंसा के तूफान को कुछ कम किया। अगर मैं ऐसा ना करती तो मुझे लग रहा था कि तेज गुस्से को दबाने के चक्कर में मेरे दिमाग की कोई नस जरूर फट जाएगी। क्या हुआ क्या हुआ, ऐसा शोर मचाते हुए मेरे ससुर, मेघा और धीरज भागते हुए रसोई में पहुंच गए। मेरी सास की समझ में कुछ नहीं आया। वे हक्की बक्की सी मेरी तरफ देख रही थी। टूटे कप प्लेट देखकर मुझे भी अब घबराहट हो रही थी। इस कठिन समय में कॉलेज के दिनों में एक नाटक में किया अभिनय मेरे काम आया। उस नाटक के एक दृश्य में मुझे बेहोश होने का अभिनय करना था। मैंने उसी सीन को याद किया और आंखें मूंदने के बाद फर्श पर गिर पड़ी। सासू जी के जहरीले शब्दों की मार से बचने का मुझे उस वक्त यही रास्ता सूझा था। मेरे घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच मेरी छवि ऐसी तेज तर्रार लड़की की है जो गलत और अन्यायपूर्ण बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मुझे नाजायज दबाने की कोशिश इन सबको बड़ी महंगी पड़ती थी। फिर मैं अपनी सास के अन्याय को चुपचाप सहने को क्यों मजबूर हूँ? इसके पीछे भी एक कहानी है। गुस्से में किसी से भी भिड़ जाने की मेरी आदत से परेशान मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी, मनु, दफ्तर में जाकर शांत रहना, तेरी नई बॉस खड़ूस है। तेरी सहेली ही कह रही थी, तू उससे बिल्कुल मत उलझना, वह कुछ भी कहे पर तू पलट कर जवाब देना ही मत। जब शादी की बात हुई और मैं धीरज को बुलाकर लाई तो माँ ने एकदम हाँ कर दी और फिर सब हमारे घर आए थे। वहीं माँ को पता चला कि धीरज के माँ बाप पहले उसी बिल्डिंग में रहते थे जहाँ मेरी मौसी रहती है। माँ ने मौसी से पता किया तो पता चला कि धीरज की माँ जरूर थोड़ी तेज तर्रार है, पर ना उन्हें रीति रिवाजों के ढकोसलों से मतलब है और ना दहेज से। माँ ने कहा भी था, तेरी सास भी तेरी बॉस की तरह गुस्से वाली है। मैंने कहा, माँ, क्या मेरी बॉस से कभी कोई लड़ाई हुई है? यहाँ भी संभाल लूँगी। माँ, तुम मेरी इतनी फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूँगी। अगर मेरी सास शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। नाजायज दबाया जाना मैं ना यहाँ बर्दाश्त करती थी ना वहाँ करूँगी। मैं निडर लापरवाह अंदाज में ऐसा जवाब देती तो माँ की आंखों में गहरी चिंता के भाव उभर आते, मगर मेरी शादी से महीना भर पहले उन्हें दिल के हल्के से दौरे का शिकार बना दिया। इस अवसर का पूरा फायदा उठाते हुए माँ ने आईसीयू में पलंग पर लेटे हुए मुझसे एक वचन ले लिया था, मनु, मुझे तेरी बहुत चिंता है। मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद तू अपनी ससुराल में बहुत खुशी रहे। बेटी, मेरे मन की शांति के लिए मुझे वचन दे कि तू अपनी सास को कभी पलट कर जवाब नहीं देगी, उनके सामने कभी अपनी आवाज़ ऊंची नहीं करेगी। माँ के स्वास्थ्य को लेकर उस वक्त मैं बहुत भावुक हो रही थी। बिना सोचे समझे मैंने माँ को अपनी भावी सास के साथ कभी सीधे न टकराने का वचन दे दिया। इंसान गलत बात का विरोध ना कर सके तो ज़्यादा परेशान रहता है। सासू की यही गलत डांट फटकार को माँ को दिए वचन के कारण मजबूरन खामोश रहकर सहना मुझे भी परेशान और दुखी कर रहा था। यह बात गलत है कि चुप रहने से टेढ़ी सास का उसके साथ दुर्व्यवहार कम हो जाता है, पर मेरी खामोशी ने मेरी सास को मुझे और मेरे माता पिता का अपमान करने की खुली छूट दे दी। आज की घटना हम सबके लिए नई थी। मैं मानसिक तनाव के कारण बेहोश हो गई। इस गलत सोच के चलते सारा दिन सब ने मेरा बहुत ध्यान रखा। सासू जी ने मुझे पूरा दिन पलंग से उतरने नहीं दिया। ससुर जी,
मेरी कमजोरी दूर करने के लिए बाजार से 2 डब्बे जूस लेकर आए। धीरज लगातार मेरे पास बैठे मुझे प्यार से निहारते जा रहे थे। कोई इंसान आसानी से अपना स्वभाव बदल नहीं सकता है। कोई 3-4 दिन सब ठीक ठाक चला, पर फिर मेरी सास ने अपने पुराने रंग में लौटना शुरू कर दिया। कुछ दिन तक उन्होंने हिचकिचाते से अंदाज में मेरे साथ पुराने अंदाज में टोका टाकी शुरू कर दी। जब उन्होंने देखा कि मैं सही सलामत हूँ तो उन्होंने गियर बदला और मेरे साथ उनका व्यवहार फिर पहले जैसा खराब और गलत होने लगा। मुझे खासकर तब बहुत गुस्सा आता जब वे मौका मिलते ही मेरी पुरानी गलतियों का रोना शुरू कर देती। पता नहीं मुझे बात बेबात शर्मिंदा और बेइज्जत करने में उन्हें क्या मजा आता था। माँ को दिए वचन ने एक तरफ मेरा मुंह सिला हुआ था और दूसरी तरफ सासू जी के जहरीले शब्दों ने मेरी सुख शांति नष्ट कर रखी थी। तब बहुत तंग होकर मैंने एक रात अपने आप से कहा कि मनु, ऐसे काम नहीं चलेगा। चींटी को दबाओ तो वह भी काट लेती है। तूने अपना बचाव नहीं किया तो पागल हो जाएगी। अगले दिन ड्राइंग रूम और रसोई की साफ सफाई को लेकर सासू जी ने मुझे शाम को डांटना शुरू किया। कुछ देर तक मैं चुपचाप सब सुनती रही। फिर चाय की ट्रे पकड़े हुए मैंने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और अचानक झटके से रुक पत्थर की मूर्ति की तरह अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। मेरी नजरें फर्श की तरफ झुकी थी। पूरे बदन में हल्का सा कंपन होता दिख रहा था। इस कारण ट्रे में रखे कप प्लेट आपस में टकराकर आवाज करने लगे। उस वक्त वहां घर के सारे सदस्य मौजूद थे। मेरी अजीब सी मुद्रा देखकर उन सभी को मेरे अचानक बेहोश हो जाने वाली घटना जरूर याद आ गई होगी। तभी मेघा ने भागकर मेरे हाथ से ट्रे ले ली और ससुर जी ने जोर से डांटकर मेरी सास को चुप करा दिया। धीरज ने मुझे सहारा देकर सोफे पर बिठाया। मैं सिर झुकाए गुमसुम सी बैठी रही। कैसा महसूस कर रही हो? मेरी सास को छोड़कर हर व्यक्ति मुझसे बार बार यही सवाल पूछे जा रहा था। मेरे ससुर जी ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ रखकर पूछा, बहू चक्कर तो नहीं आ रहा है? क्या डॉक्टर को बुलाएं? मैंने इनकार में सिर हिलाया और बड़े दुखी और अफसोस भरे लहजे में बोली, पापा मैं मम्मी को बहुत दुख देती हूँ। मैं बहुत फूहड़ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं नहीं, तुम बिल्कुल फूहड़ नहीं हो। अरे धीरे धीरे तुम सब सीख जाओगी। अपने मन में किसी तरह की टेंशन मत रखो, ससुर जी ने मुझे कोमल स्वर में समझाया। मैंने सासू जी की तरफ देखते हुए भावुक अंदाज में डायलॉग बोलने चालू रखे। मैं आपसे सब कुछ सीखना चाहती हूँ मम्मी जी, पर मैं जब कोई गलत काम कर रही होती हूँ, जब मेरा काम आपको अधूरा लगता है, तब उसी वक्त आप मेरा मार्गदर्शन क्यों नहीं करती हैं? सांप के निकल जाने के बाद जब लकीर पीटते हुए मुझ पर गुस्सा होती हैं तो मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है। अपने आप से नफरत सी होने लगती है। फिर मुझे अपना सिर घूमता हुआ लगता है, जोर से चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आप मुझे तब कितना भी डांट लो जब मैं काम गलत ढंग से कर रही होती हूँ, पर बाद में डांट खाना रुआसी सी होकर मैं झटके से चुप हो गई। फिर मैंने अपने हाथ फैलाए तो मेरी सासू को आगे बढ़कर मुझे अपने सीने से लगाना पड़ा। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरे ससुर जी एकदम जोश से भर उठे। सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटना बेवकूफ़ी है। आगे से इस घर में कोई भी अगर किसी को कुछ समझाए या डांटे तो यह काम उसी वक्त हो जब काम चल रहा हो। बाद में गड़े मुर्दे उखाड़ते हुए घर का माहौल खराब करने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ससुर जी के विरोध में आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। मेरी आंखों में नजर आ रहे आंसुओं को देखकर मेरी सास का मन भी पसीजा और वे मुझे देर तक प्यार करती रहीं। सांप के निकल जाने के बाद लकीर मत पीटो। उस दिन के बाद से घर के अंदर यह वाक्य बहुत ज़्यादा बोला जाने लगा। कोई भी पुरानी बात उठाकर किसी से उलझने की कोशिश करता तो उसे फौरन यही वाक्य सुनाकर चुप करा दिया जाता।
मुझे इन शब्दों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मेरा तो पत्थर की मूर्ति वाली मुद्रा बना लेना ही काफी रहता और मेरी सास फौरन नाराजगी भरे अंदाज में खामोश हो जाती थी। एक शाम उन्होंने मुझे सुबह से देर से उठकर आने के लिए डांटना चालू ही रखा तो उन्हें ससुर जी से जोरदार डांट पड़ गई। मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं रह गई है, उसके लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हो। सासू जी ने अपने पति से नाराजगी जाहिर करते हुए अचानक रोना शुरू कर दिया। जिंदगी भर मुझसे यह इंसान कभी ढंग से नहीं बोला, कभी मुझे प्यार नहीं दिया। यह शिकायत तब करना जब प्यार लेने देने का मौका सामने हो। मैंने तुम्हारे सारे गिले शिकवे दूर ना कर दिए तो कहना। अरे सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने की यह आदत तू ना जाने कब छोड़ेगी। ससुर जी के इस मजाक पर जब हम सब ठाका मारकर हंसे तो मैंने अपनी सासू जी का चेहरा पहली बार लाज शर्म से गुलाबी होते देखा। बहू आ गई है घर में, पर इनसे ये घटिया मजाक नहीं छूटे। सासू जी ने बुरा सा मुंह बनाया और फिर मेरे पीछे मुंह छिपाकर खूब हंसी। उस दिन के बाद से मेरी सास मेरी सहेली भी बन गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लकीर ना पीटने के फॉर्मूले ने हम सबके आपसी रिश्तों को मधुर बनाकर घर के अंदर सुख शांति और हंसी खुशी को बढ़ा दिया है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।